अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में और मेरे पीछे आप जो मंज़र देख रहे हैं ये एक जंग का मंज़र है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हाथी पर कुछ तीर अंदाज बैठे नीचे खड़े नेज़ाबाजों को निशाना बना रहे हैं और नीचे खड़े नेज़ाबाज भी हाथी पर हमलावर हो रहे हैं। तो आज के इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि ये जंग किन दो लोगों के दरमियान लड़ी गई और इस जंग की वजह क्या बनी। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौज़म वास्ती साहब जो PhD स्कॉलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। सर मुझे ये बताएं, सिकंदर आज़म जो था वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखता था और किस उम्र में उसने ठान लिया था कि मैंने पूरी दुनिया फतह करनी है? सिकंदर आज़म मकदूनिया का बादशाह था। अपने वालिद की वफ़ात के फ़ौरन बाद वो मकदूनिया के तख्त पर फायज हुआ। अच्छा। मकदूनिया वो इलाका है जिसको यूनानी लोग बड़ा हद तक से देखते थे। अच्छा। उसको यूनान का हिस्सा नहीं समझते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी यही वजह थी कि वो कल्चर्ड नहीं थे। यूनान वगैरह की जो फौजी स्टाइल था वो एक ख़ास तरह पे डेवलप हुआ था 300-400 साल से। अच्छा। जब फिलिप सेकंड जो आया, इसका बाप जो था सिकंदर आज़म का 359 BC में, ठीक है ना, उसने जब तख्त पे कब्ज़ा किया तो उसने फ़ौज की तरबियत को, उनके तादाद को मुकम्मल तब्दील करके रख दिया। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता यूनान के अंदर उसका नाम फैलना शुरू हो गया। 20 साल की हुकूमत के बाद 339 में उसका कत्ल हो गया। उसके बॉडीगार्ड ने उसको कत्ल कर दिया। अच्छा। सिकंदर आज़म ये 20 साल की उम्र का था। अच्छा। ये पालिया में पैदा हुआ था। मकदूनिया का एक शहर है पालिया। अच्छा। वहाँ पे पैदा हुआ था। इसने मुल्क की और फौज की अनान संभाल ली। अच्छा सर, उस दौर में असला क्या इस्तेमाल होता था? उसमें छोटे नेज़े इस्तेमाल होते थे। अच्छा। इसने उन नेज़ों की जो लंबाई थी कई मीटर के हिसाब से बढ़ा दी। अच्छा। उससे ये हुआ उसकी कि वजह क्या थी वैसे उसकी बढ़ाने वजह ये थी कि ताकि दूर जो इन्फेंट्री हमला कर रही है उस पर पहले से ही वो हमला कर दे। बड़ी सख्त उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी। दूसरा, उसने फ्रंट लाइन जो थी आर्मी इन्फेंट्री की उसको लंबा कर दिया। अच्छा। ठीक है ना, पहले छोटे छोटे टुकड़ियों में होती थी, उसने उसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है। और वो जो शील्ड्स थी जिसे ढाल कहते हैं, लंबाई के रुख में कर दी, लंबाई के, ताकि उसके जिस्म को प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा सर, ये जो हमारे पीछे मंजर है, इस मंजर के बारे में बताएं, ये कौन सी जंग थी जब अलेक्जेंडर और पोरस आमने सामने आ चुके थे? अलेक्जेंडर ने जब काफ़ी दुनिया का हिस्सा जो पर्शियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसने हिंदुस्तान का रुख किया। अच्छा। और नॉर्थ की तरफ से हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करके एक उसकी टुकड़ी काबुल की तरफ से आई, दूसरा हिंदू कुश माउंटेन्स की तरफ से आई। ठीक है ना, जो ही उसने फैसला किया कि मुझे अब हिंदुस्तान जाना चाहिए, उस वक़्त उसकी फ़ौज के जो मकदूनी सिपाही थे उनमें काफ़ी उसके ख़िलाफ़ बगावती आसार नज़र आ रहे थे। अच्छा। क्योंकि उसने पर्शिया में काफ़ी पर्शियंस को अपनी फ़ौज में डाल दिया था और पर्शियन ड्रेस और कस्टम्स को अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा। ठीक है ना। तो सर ये जो जंग थी इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो जब सामने आया तो टैक्सीला में जो राजा अम्बी था उसने उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उसने सोचा कि मैं इंडिया के अंदर अब चला जाऊंगा। जब वो दरिया झेलम, जिसको हेडेस्प कहते थे, उसके किनारे पे पहुंचा तो ये राजा पोरस जो बहुत मजबूत बादशाह था और उसने फैसला किया कि मैं इसके सामने झुकूंगा नहीं। अच्छा। अब दरिया को क्रॉस करना, क्योंकि पंजाब के दरिया जो है वो बहुत बड़े बड़े और वसी होते हैं। ऐसे ही है। ठीक है जी। उसने मुंबई के अंदर वहाँ पहुँचा तो उनका ख्याल था पोरस का कि बारिशें होंगी, सैलाब आएगा तो मैं इसको रेजिस्ट कर सकूंगा, ये क्रॉस नहीं कर सकेगा। लेकिन सिकंदर आज़म भी रुकने वाला नहीं था। उसने हरकत शुरू कर दी अपनी फ़ौज की। कभी आग जलाता। ये जो हाथी है इसमें। अच्छा, एक सेकंड रुको, मेरे माइक। हाँ जी बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? फरहीन मरियम। अच्छा फरीन, क्या पूछना है आपने? जी, मैंने आपसे ये पूछना था, ये हाथी किसका है और ये जो शख्स खड़ा हुआ है इस हाथी को क्यों मार रहा है? सर बच्चों का सवाल आ गया, अब आपने जवाब देना है। बच्चे नहीं, बड़े समझदार सवाल है। देख लें। जाहिर है जंग का समा पेश कर रहे हैं। हाँ। पोरस जो था एक हिंदुस्तान के एक इलाके का बादशाह था, दरिया झेलम के पास। ठीक है ना जी। उसके एक तरफ उसका हुकूमत थी। उसने सिकंदर आज़म जब ये जीता हुआ आया यूनान से तो उसने कहा कि मैं इसके सामने झुकूंगा नहीं।
मैंने इससे जंग करनी है, अगर इसे जंग चाहता है तो मैं जंग करूंगा। वो एक दरिया के एक किनारे पर आ गया। सिकंदर आज़म वो क्रॉस नहीं कर सक रहा था क्योंकि दूसरी तरफ फौज खड़ी थी पोरस की, और ये पोरस जो था उसकी फौज उसको गार्ड कर रही थी। अच्छा सर, अब यहाँ पर ये बच्चे जो है ना, ये मुझे लगता है इसको ज्यादा उनसियत इस हाथी से होती है। हाथी ये से हाथी को क्यों मार रहे हैं? तो चलिए, इसको ठीक है। बताएं कि हाथी को जब जंग शुरू हुई 1-1.5 महीने के बाद, तो सिकंदर आज़म ने फौज को दूसरी तरफ भेज दिया। कुछ फौज एक जगह पे रही, दूसरी जगह फौज का हिस्सा आगे जाके उसने क्रॉस कर लिया। तो सामने से भी पोरस उसके फौज को फेस कर रहा था और पीछे से सिकंदर आज़म की दूसरी फौज आ गई। अब सामने हाथी जो थे उनसे घोड़े लड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हाथी बड़े होते हैं। हाथी, और वो जो थे वो सिर्फ घोड़ों पे चल रहे थे। घोड़े जो थे वो हाथियों के करीब नहीं जा रहे थे जिस पे जाके वो लड़ सकें। ये वो सीन है। सिकंदर आज़म ने कहा कि तुम तीर बरसाओ। उससे हाथी जो थे वो तीरों के जब बहुत ज़्यादा बौछार हुई तो हाथी बिदकने लगे। तो आगे से और पीछे से दोनों तरफ जब पोरस की फौजों पर हमला हुआ तो वो उसके जो फौजी थे वो डर गए और भागने लगे मैदान से। तो अब आपको जवाब मिल गया कि हाथी पे हमला क्यों हुआ था। अच्छा, ये जंग पोरस हार चुका था। हार गया तो उसने पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया। तो उसको सिकंदर के पास लेके गए तो सिकंदर ने पूछा मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूं? तो उसने कहा कि जिस तरह एक बादशाह दूसरे बादशाह से सलूक करता है, मेरे से वो सलूक अंदाज करो। तो उसने कहा ये तो इसको अपना फख्र है और ये हार मेरे सामने ये मतलब अभी भी डट के खड़ा है, सर नगू नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, ये इलाका तुम्हारा है, तुम मेरे नायब बन जाओ, ठीक है। तो उसने उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसके बाद दुनिया के फौजी जो थे ब्यास तक जब पहुंचे तो उनको लगा कि हम कई साल से अपने ख़ानदानों से मिले नहीं हैं। तो वहाँ पे जाके उन्होंने टोटल बगावत कर दी। उसने बड़ी कोशिश की कि मैं और आगे जाऊँ, वहाँ पे जाके रुक गया, उसे रुकना पड़ा और फिर वो रावी के ज़रिए नीचे चला गया। अच्छा सर, अगर हम बताएं अपने देखने वालों को कि जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर आज़म, उसका रुतबा क्या था? एक तो इसलिए उसे आज़म कहते हैं कि उसने मकदूनिया से लेकर हिंदुस्तान तक दर्जनों जंगें लड़ी। हर जंग मुख्तलिफ इलाके में, पहाड़ियों में, रेगिस्तानों में, मैदानी इलाकों में, पथरीले इलाकों में। ये वो शख्स था कि जो हर जगह के मुताबिक अपनी फ़ौजों को एडजस्ट करता था और दुश्मन को हरा कर ये कभी नहीं हारा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें हमने आपको राजा पोरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट की इस जंग के बारे में बताया, जिसका मंजर यहाँ पर आपको नज़र आता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।